नमस्कार, स्वागत है आपका लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 2 अगस्त है और आज हम टॉप 10 करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके एक्सप्लेनेशन पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध हमारे रोज़ के समसामयिक विषयों से होता है और आने वाली हमारी परीक्षाओं से संबंध रखता है प्रत्यक्ष रूप से। इससे पहले हम पिछली वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देखें। चलते हैं आज के सुविचार पर। तो आज का सुविचार है स्टीव जॉब्स का, जो कि एक महान उद्योगपति रहे हैं। तो महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आप पसंद करें, उसको आत्मसात करें, तभी आप उसमें एक महारत हासिल कर सकते हैं। और यदि आपने किसी लक्ष्य को निर्धारित किया हुआ है तो उस लक्ष्य को पहचानें, उसको पसंद करें और उसके लिए लगातार काम करते रहें, तभी आप अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा कहना था स्टीव जॉब्स का। इसी के साथ ही चलते हैं पिछली वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देखने। तो इस प्रश्न के अनुसार नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व को पूछा गया है कि यह किस राज्य में है। तो ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र में। जिन लोगों ने भी महाराष्ट्र आंसर दिया है वह बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, कि हाल ही में सुर्खियों में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल। यदि आप लोगों को उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते रहें साथ में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिहार। तो केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार में स्थित है। तो हाल ही में ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि बिहार के मोतिहारी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप इन दिनों बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। इन दिनों बिहार राज्य में बाढ़ का खतरा काफ़ी अधिक है, इसलिए बिहार राज्य में स्थित केसरिया बौद्ध स्तूप चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हर साल मानसून आने पर केसरिया स्तूप को जाने वाले सभी रास्ते ठप पड़ जाते हैं। केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में देखें तो ये राजधानी पटना से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित केसरिया स्तूप की परिधि लगभग 400 फीट है और यह लगभग 104 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसी के साथ देखें तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण प्राप्त है और इस स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है और यह कई बौद्ध देशों के पर्यटकों को आकर्षित भी करता रहा है। 1814 में कर्नल मैकेंजी के नेतृत्व में इस स्तूप की खोज की गई थी और बाद में 1861 और 62 में जनरल कनिंघम द्वारा इसके बाद 1998 में पुरातत्वविद के मोहम्मद ने इस स्थल की ठीक से खुदाई करवाई थी। इसके बाद अगर देखें तो मूल केसरिया स्तूप को सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि यहाँ पर अशोक स्तंभ के अवशेष स्पष्ट रूप से मिलते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग इस स्तूप को देवालय कहते हैं, जिसका अर्थ होता है देवताओं का घर। इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केसरिया स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया है। हालांकि स्तूप का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनछुआ है, यानी कि उसकी खोज अभी भी नहीं हो पाई है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, कि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा संबंधित है कृष्ण, शिव, विष्णु या दुर्गा से। तो इसका उत्तर होगा कृष्ण से। तो अभी हाल ही में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कोविड-19 प्रतिबंधों के बीच शुरू की गई और इस साल यह यात्रा श्रद्धालुओं की भागीदारी के बिना शुरू की गई है। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में अगर जानें तो जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र या बलराम को समर्पित होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जिसे गुडिचा यात्रा या पतित पावन यात्रा, जनकपुरी यात्रा या नव दिवसीय यात्रा तथा दशावतार यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। रथ का संबंध भगवान जगन्नाथ से है तथा इसका आयोजन पुरी ओडिशा में किया जाता है। इस रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होता है। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो इस रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में हुई और यह 9 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम होता है तथा भगवान कृष्ण की अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पुरी के शारदावली के निकट मौसी माँ मंदिर से होते हुए गुडिंचा मंदिर में वापसी का प्रतीक है। इस उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को ले जाने वाले 3 पवित्र रथों को भारत के साथ साथ विदेशों से आने वाले हजारों भक्तों द्वारा खींचा
जाता है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानें तो यह इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। इस मंदिर को श्वेत पगोड़ा भी कहा जाता था। यह चार धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है, यानी कि बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि मंदिर के चार, यानी कि पूर्व में सिंह द्वार, दक्षिण में अश्व द्वार, पश्चिम में व्याघ्र द्वार और उत्तर में हस्ती द्वार है। तो ये मुख्य द्वार हैं, चार मुख्य द्वार हैं। प्रत्येक द्वार पर विभिन्न प्रकार की नक्काशी की गई है। इसके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ यानी कि सूर्य स्तंभ स्थित है, जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में स्थापित था, जिसे बाद में पुरी मंदिर में लाया गया। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में सुर्खियों में रही ब्रह्मोस मिसाइल है हवा से हवा मार करने वाली, जमीन से जमीन में हवा मार करने वाली, या जमीन से हवा में मार करने वाली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जमीन से जमीन पर मार करने वाली। तो हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सीडेंटेड रेंज वर्जन का परीक्षण विफल हो गया, जिसको लेकर यह सुर्खियों में बना रहा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो जमीन से जमीन पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस सफल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। यह मध्यम रेंज की एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे किसी एयरक्राफ्ट, शिप या छोटे प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है। इस क्रूज मिसाइल को थल, जल और हवा से दागा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। भविष्य में भारत और रूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 600 किलोमीटर करने की दिशा में कार्य करेंगे। इसके साथ ही अगर देखें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तीनों सशस्त्र बलों के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गया है। भारत इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए निर्यात बाजार खोजने पर भी काम कर रहा है। निर्यात बाजार खोजने का अर्थ हो गया कि भारत और किन देशों को यह निर्यात कर सकता है, यानी किन देशों को बेच सकता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो किस देश की नदी पर रखा गया? रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गति ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है। ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल ध्वनि के वेग के करीब 3 गुना अधिक है, यानी कि 2.8 मैक गति के लक्ष्य पर यह प्रहार करती है। इसके दागे जाने के बाद दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी श्रेणी में दुनिया की सबसे तेज परिचालन प्रणाली है। इसी के साथ ही देखें तो इस मिसाइल क्लासिफिकेशन, तो मिसाइल का जो क्लासिफिकेशन है वो उसके प्रोजेक्टाइल पाथ, लॉन्चिंग पैड, रेंज, टाइप ऑफ पॉपुलेशन यानी कि उसमें किस प्रकार का ईंधन डाला गया है, वारहेड तथा गाइडेंस सिस्टम के आधार पर किया जाता है। प्रक्षेप पथ के आधार पर मिसाइल को दो भागों में हम देखते हैं, एक क्रूज मिसाइल होता है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है। जबकि प्रक्षेपण मोड यानी कि लॉन्चिंग मोड के आधार पर अगर हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं कि सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल जैसे पृथ्वी और अग्नि है, सतह से हवा में मार करने वाले त्रिशूल और आकाश जैसे मिसाइल, सतह से समुद्र में मार करने वाले जैसे निर्भय और शौर्य जैसे मिसाइल हैं हमारे पास, हवा से हवा में मार करने वाले अस्त्र जैसे मिसाइल, और हवा से सतह पर मार करने वाले मिसाइलों की बात करें तो ब्रह्मोस या हेलिना आदि इसमें आते हैं। समुद्र से समुद्र में मार करने वाले जैसे K-15 हो गया, समुद्र से सतह पर मार करने वाले धनुष हो गया। एंटी टैंक की बात करें तो नाग मिसाइल एंटी टैंक एक प्रकार का मिसाइल है। तो इस प्रकार हम वर्गीकरण देख चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में मिसाइलों के विकास के लिए एक निर्देशित विकास कार्यक्रमों को शुरू किया गया, जिसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। 1983 में इसको शुरू किया गया था ताकि भारत अपनी प्रतिरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सके, और इसके बाद ही अनुसंधान एवं विकास को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़ें तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो गाइडेंस मिसाइल है और अर्ध स्वचालित मिसाइल है उनकी गति के आधार पर उन्हें एक टेक्नोलॉजी को विकसित करना है। भारतीय मिसाइल विकास कार्यक्रम को अगर देखें, यानी कि
इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्वपूर्ण सहयोग मिला है इसे। विशेषकर इसमें जो ईंधन का उपयोग हो रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान मिला है। तो इस कार्यक्रम के तहत यानी कि IGMDP के तहत 4 मिसाइल प्रणालियों को विकसित किया गया है, जैसे ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले कम दूरी के मिसाइल अग्नि और पृथ्वी, ज़मीन से आकाश में मार करने वाले मध्यम दूरी के जैसे आकाश है, ज़मीन से आकाश में मार करने वाले जैसे त्रिशूल, और तीसरी पीढ़ी के टैंक भेदी मिसाइल जैसे नाग के मिसाइल परिवार के जितने मिसाइल हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में निहित है। तो ऑप्शन है 142, 164, 264 या 165। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 164। तो हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया। इससे पहले तीरथ सिंह रावत ने संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए उत्तराखंड के CM पद से इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो यह अनुच्छेद 164 में निहित है और राज्य इसमें कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसको राज्य विधानसभा में बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो, अर्थात मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है उसके लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर उसे मुख्यमंत्री पद से त्याग देना पड़ता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक अधिकारी होता है। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ भी दिलाता है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री को मासिक वेतन एवं भत्ते मिलते हैं जो समय समय पर विधानमंडल द्वारा निश्चित किए जाते रहे हैं। प्रत्येक मंत्री को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। अगर इसकी अवधि की बात करें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत यानी कि जब राज्यपाल का मन करे तो वह किसी को हटा सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि वह जब मन करेगा तब हटाएगा, उसके लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है। तो हालांकि राज्यपाल मुख्यमंत्री को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता है जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन यदि वह विधानसभा में विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगर त्यागपत्र नहीं देता है तो फिर राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री के कार्यों की बात करें तो मंत्रिपरिषद का निर्माण उसका एक प्रमुख कार्य है, जिसमें मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करने का भी अधिकार होता है। इसी प्रकार विभागों का विभाजन का कार्य भी मुख्यमंत्री का होता है, जिसमें संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री विभागों का विभाजन करने हेतु स्वतंत्र है, क्योंकि संविधान द्वारा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, किंतु व्यवहार में ये वह सदस्यों की योग्यताओं और राजनीतिक महत्व की दृष्टि में रखकर ही विभागों का बंटवारा करता है। इसी प्रकार एक और कार्य है मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन करना। वह पुनर्गठित कर सकता है मंत्रिपरिषद को। कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री की नीति से सहमत नहीं है तो मुख्यमंत्री उसको त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, और यदि मंत्री त्यागपत्र देने से इनकार करता है तो मुख्यमंत्री उसे अपदस्थ करवा सकता है, किससे? राज्यपाल के द्वारा। इसी के साथ ही देखें तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री होता है और उसके कार्य की सूची बनाना भी मुख्यमंत्री का ही अधिकार होता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी। मंत्रिपरिषद के निर्णयों की राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 167 में बताया गया है। इसी प्रकार देखें तो यदि राज्यपाल को किसी प्रशासकीय विभाग के प्रति कोई सूचना प्राप्त करनी है तो वह केवल मुख्यमंत्री के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। अतः मुख्यमंत्री दोनों के बीच कड़ी का कार्य करता है। तो राज्य विधानमंडल का नेता मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का ही नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल का भी नेता माना जाता है। मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के कारण विधानमंडल उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकता है। विधानमंडल में महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा मुख्यमंत्री ही करता है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष के साथ मिलकर विधानसभा का कार्य निश्चित करता है। इसी के साथ ही देखें तो विधानसभा की स्थगित और भंग किए जाने का निर्णय भी मुख्यमंत्री द्वारा
ही किया जाता है। राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को शासन संबंधी प्रत्येक मामले में परामर्श देता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल उस समय मुख्यमंत्री का परामर्श नहीं लेता जब वह केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अन्य स्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के रूप में के अनुसार ही कार्य करता है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इसका अर्थ यह है कि यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उस आधार पर राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य राज्य में करता है। नियुक्तियों की बात करें तो राज्य में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। अतः मुख्यमंत्री ही राज्य का वास्तविक शासक होता है। मुख्यमंत्री के अन्य कार्य देखें तो वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार अगर देखें तो वह अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। उल्लेखनीय है कि इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। तो इसी के साथ ही अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि हाल ही में सुर्खियों में रहा भालिया गेहूं किस राज्य से है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या बिहार? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। हाल ही में जीआई प्रमाणित गुजरात के भालिया गेहूं का निर्यात किया गया। गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जीआई प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली शिपमेंट गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। इस पहल से भारत से गेहूं निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत ने वर्ष 2020-21 के दौरान यमन, इंडोनेशिया, भूटान, फिलीपींस, ईरान, कंबोडिया और म्यांमार जैसे 7 नए देशों को पर्याप्त मात्रा में इस गेहूं का निर्यात किया था। जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की इस वित्तीय वर्ष में अधिक निर्यात होने की संभावना बनी हुई है। जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की अगर बात करें तो जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह स्वाद में मीठा होता है। भालिया गेहूं की फसल प्रमुख रूप से गुजरात के भाल क्षेत्र में पैदा होती है। भाल क्षेत्र में अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर, भरूच आदि क्षेत्र या आदि जिले शामिल हैं। इस गेहूं की किस्म की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसे बारिश के मौसम में बिना सिंचाई के उगाया जाता है और गुजरात में लगभग 2 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में इसकी खेती की जाती है। गेहूं की भालिया किस्म को जुलाई 2021 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। जीआई प्रमाणीकरण का पंजीकरण प्रोप्राइटर आनंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात है। इसी के साथ ही अगर देखें तो क्या होते हैं भौगोलिक संकेतक? तो भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। इस तरह का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। दूसरे शब्दों में देखें तो भौगोलिक चिन्ह या संकेत का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा चिन्ह जो वस्तुओं की पहचान जैसे कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तुएं या विनिर्मित वस्तुएं एक देश के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होने के आधार पर करता है, जहां उस वस्तु की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य कई विशेषताएं इसके भौगोलिक उद्भव में अनिवार्यता योगदान देते हैं। इसी के साथ ही देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में वे भौगोलिक नाम हैं जो उत्पाद के उद्भव के स्थान का नाम बताते हैं, जैसे शैंपेन और दार्जिलिंग टी आदि। इसी तरीके से दूसरे गैर भौगोलिक पारंपरिक नाम होते हैं जो यह बताते हैं कि एक उत्पाद किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंध रखता है, जैसे अल्फांसो, बासमती, रसगुल्ला आदि। इसी तरीके से जीआई टैग को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। किन वस्तुओं पदार्थों को दिया जा सकता है जीआई टैग? अगर इसकी बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक विश्व निम्न में को जीआई टैग दिया जा सकता है, जैसे कृषि उत्पादों को जैसे चावल, जीरा, हल्दी, नींबू आदि, खाद्यान्न वस्तुओं जैसे रसगुल्ला, लड्डू, मंदिर के विशिष्ट प्रसाद इत्यादि, वाहन और वाइन और स्प्रिट पेय जैसे शैंपेन और गोवा के अल्कोहलिक पेय पदार्थ फेनी आदि, हस्तशिल्प वस्तुएं यानी कि हैंडीक्राफ्ट जैसे मैसूर सिल्क, कांजीवरम सिल्क, इसके साथ ही मिट्टी से बनी मूर्तियां जैसे टेराकोटा, जैसे अभी हाल ही में गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया, औद्योगिक उत्पादन आदि।
भारत और विश्व में भौगोलिक संकेतक के जो कानून है उस पर अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक संकेतक का विनियमन यानी कि रेगुलेशन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौते के तहत किया गया है, यानी कि ट्रिप्स नामक एक समझौते के तहत किया गया है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ था। वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद रहा है। तो इसी के साथ ही देखें तो भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। इसके बाद इसे रिन्यू भी किया जा सकता है। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? अर्पिता मुखर्जी, वंतिका अग्रवाल, आर वैशाली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा वंतिका अग्रवाल। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही है यहाँ से, आप नोट्स बनाते रहें अपने करंट अफेयर्स के रेगुलर। जो जो एक्सप्लेनेशन हो रहे हैं उन सभी एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन करते रहें। जो चीज़ें दोहराई गई हैं यानी कि पिछली वीडियो में भी थी, आगे आज की वीडियो में भी है, उसे आप स्किप कर सकते हैं या फिर उसे याद रखने के लिए एक बार सुन सकते हैं आराम से। और सुनना ज़रूरी है। बेशक आप उसे दोबारा लिखें नहीं, लेकिन उसे आप सुने ज़रूर, ताकि आपको एक बार फिर से रिकॉल हो जाए, दोबारा से दोहरा जाए आपके मन में, जिसकी वजह से वो आपको ध्यान रहे। तो शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जिन्होंने भी आपके मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर करें उनके साथ और सब्सक्राइब करने को बोलें। तो इसी के साथ ही देखते हैं कि दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। 11 राउंड में उन्होंने 9.5 अंक हासिल किए। 9 अंकों के साथ पश्चिम बंगाल के अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा स्थान हासिल किया। तमिलनाडु की सृजा शेषाद्री ने 8.5 अंकों के साथ इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र की सौम्या स्वामीनाथन और तमिलनाडु की आर वैशाली क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर रही हैं। इसी के साथ ही अगर देखें तो महामारी के कारण ओवर द बोर्ड कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। ओवर द बोर्ड कार्यक्रम मतलब आमने सामने बैठकर शतरंज को खेलना, ऑनलाइन ना खेलना। और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने फैसला किया कि वे एशियाई व्यक्तिगत चैंपियनशिप और अन्य विभिन्न आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के चयन के लिए इस ऑनलाइन आयोजन को प्रदर्शन पर विचार करेंगे। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हाल ही में भारत के किस राज्य में जीका वायरस के मामले दर्ज किए गए? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो इसका उत्तर होगा केरल। तो अभी हाल ही में केरल में जीका वायरस संक्रमण के मामले पाए जाने से कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ मध्य प्रदेश में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। केरल के सभी जिलों में मच्छरों से बचने के लिए फॉगिंग और अस्पतालों के आसपास जांच शुरू कर दी गई है। जीका वायरस किस प्रकार फैलता है, इस पर अगर हम देखें तो जीका वायरस एंडीज इजेप्टी, कौन सा मच्छर का नाम है? एंडीज इजेप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर आमतौर पर दिन के वक्त काटता है। इसी एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, दिमागी बुखार यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलता है। यानी कि एंडीज इजेप्टी जो मच्छर है इसके काटने से जीका वायरस फैलता है। डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और जापानी इंसेफ्लाइटिस यानी कि दिमागी बुखार जैसे रोग फैलते हैं। ये मच्छर आमतौर पर दिन के समय या दोपहर के बाद काटते हैं। इसी प्रकार देखें तो जीका वायरस को माइक्रोसेफली के चलते ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। माइक्रोसेफली क्या होता है? गर्भवती महिलाओं में जीका वायरस से संक्रमण होने पर यह वायरस उनके गर्भस्थ यानी गर्भ में पल रहे शिशु में चला जाता है। इससे शिशु गर्भ में ही माइक्रोसेफली का शिकार हो जाता है। सेफली का अर्थ होता है जन्मजात विकृतियाँ, यानी कि शरीर में किसी प्रकार का अंग छोटा या बड़ा हो जाना या जन्मजात विकृतियाँ कहलाती हैं। या जन्म से ही शरीर में किसी प्रकार की विकृति हो, कोई अंग ठीक प्रकार से विकसित ना हो, तो वह जन्मजात विकृतियाँ कहलाती हैं। तो माइक्रोसेफली का मतलब जन्मजात विकृतियाँ हैं। और इस कारण यानी कि किसके कारण? जीका वायरस के कारण गर्भस्थ शिशु जो है माइक्रोसेफली से पीड़ित होते हैं। इस जन्मजात विकार से शिकार बच्चे का सिर दूसरे हम उम्र बच्चों के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है। माइक्रोसेफली वाले जन्मजातों का मस्तिष्क भी अक्सर छोटा होता है जो ठीक से विकसित नहीं हो पाता है। इस वायरस का नाम युगांडा के जीका जंगलों के नाम पर
पड़ा है। 1947 में इसी जंगल में पहली बार बंदरों में इस वायरस की खोज की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 1952 में युगांडा और तंजानिया में यह पहली बार इंसानों में पाया गया। इसके उपचार की बात करें तो इस वायरस से होने वाली बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ना ही अब तक कोई वैक्सीन बन सकी है। ऐसे में सबसे पहले ज़रूरी है मच्छरों के काटने से खुद को बचाना चाहिए। इसमें हम लोग देखते हैं कि WHO द्वारा पूरी तरीके से आराम करने की सलाह दी जाती है। साथ ही डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भरपूर पानी पीने की भी सलाह दी जाती है। बुखार और दर्द को कम करने के लिए पैरासीटामोल जैसी दवाइयों का सेवन किया जा सकता है। इसके साथ ही देखें तो भारत में जीका वायरस के अन्य मामले किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो भारत में पहली बार इस वायरस का केस 1952-53 में पाए गए थे। पिछली बार 2018 में राजस्थान में जीका वायरस के 80 केस मिले थे। वहीं मई 2017 में गुजरात के अहमदाबाद जिले के बापू नगर इलाके में 3 मामले सामने आए थे। तो इसी तरह का जुलाई 2017 में तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में भी एक केस जीका वायरस से संबंधित प्राप्त हुआ था। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो कृषि मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे कृषि के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का नाम क्या है। एग्री सुविधा, एग्री स्टेक कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, एग्री स्टैक। एग्री स्टैक। तो कृषि मंत्रालय ने एग्री स्टैक बनाने की परियोजना शुरू की है, जो देश में कृषि का एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र होगा, इकोसिस्टम होगा, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की दक्षता में सुधार की दिशा में प्रभावी योजना बनाने में सरकार की मदद करना है। तो हाल ही में कृषि मंत्रालय ने यह भी घोषणा की कि सरकार किसानों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का उपयोग करके एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस बनाने जा रही है। इसी के साथ ही अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि सोहरा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक शहर है। तो ऑप्शन है मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। मेघालय। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मेघालय। तो सोहरा जिसे चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है, मेघालय में स्थित एक शहर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोहरा में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की है। अमित शाह ने ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया। यह वनीकरण अभियान मेघालय सरकार द्वारा असम राइफल्स की मदद से चलाया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का कि आज़ाद की शौर्य गाथा प्रदर्शनी जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आधारित है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल या सूर्य सेन। तो इसका उत्तर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। तो केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामले राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी आज़ाद की शौर्य गाथा का उद्घाटन किया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में किया गया। यह हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। कृषि मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। आते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज प्रश्न चेंज नहीं हो पाया है, इसीलिए आज का हम प्रश्न यहीं रहने देते हैं। आज हम कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे क्योंकि प्रश्न चेंज नहीं हुआ है, यही प्रश्न दोबारा से आ गया है और टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।